दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली है। प्रीवियस लेक्चर में आपको मालूम होगा कि चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी की हमने बात की थी और उस लेक्चर में हमने वर्क को डिफाइन किया था, वर्क के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और वर्क से रिलेटेड क्या फॉर्मूले हैं उनको भी हमने बात की थी। अगर इन शॉर्ट यहाँ पर समझें तो वर्क की डेफिनेशन क्या थी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर, सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलते हैं आलमीरा। ये क्या है? आलमीरा या फ्रिज। ठीक है, आलमीरा। अगर आलमीरा पर कोई पर्सन या आप खुद इस पर कोई एफर्ट अप्लाई करते हैं, यहां पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज करिए दिस फोर्स इज एफ, और ये ऑब्जेक्ट इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ये ग्राउंड सरफेस है, ये फ्लोर तो चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसकी पोजीशन ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसका मतलब आलमीरा ए से बी में डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फोर्स अप्लाई किया, आलमीरा की पोजीशन ए से बी तक डिस्प्लेस हो गई, मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, तभी हम कहेंगे कि हमने वर्क परफॉर्म किया, अदरवाइज हमने वर्क परफॉर्म नहीं किया। तो यहां पर वर्क में आपको फोर्स होना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को फार ए मोमेंट हम इग्नोर कर दे, क्योंकि यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या हुआ, कई बार पूछा जाता है। ये सब जनरल टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है, बट बहुत परेशान करते हैं। तो यहां पर फोर्स की बात करें तो हमने फोर्स अप्लाई किया तभी ये डिस्प्लेस हुआ। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तो डिस्प्लेस होता क्या? ऑब्वियसली नहीं होता। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये पेन है रेस्ट में है, ये हमेशा रेस्ट में रहेगी। वन डेज बाद आप देखेंगे, 1 आवर बाद आप देखेंगे, 10 डेज बाद देखेंगे, यहीं पर आपको ये मिलेगी। पुश या पुल फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा, और वर्क के लिए इसका मतलब फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वर्क के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब वर्क फोर्स क्या हुआ? एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल मीडिया। एक्सटर्नल मीडिया, ठीक है, ड्यू टू विच any object displaced from its original position, or try to change its own original पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी। देखिए, जरूरी नहीं है हमने फोर्स अप्लाई किया और इस पेन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, लेकिन अगर आप इस बोर्ड को पुश या पुल फोर्स अप्लाई करेंगे या इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं होगा। लेकिन जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स ने इसको मूव करने की कोशिश तो की, तो वही हमने लिखा ट्राई टू मूव। तो ट्राई टू मूव, या यहां पर हमने लिखा ट्राई टू चेंज। ठीक है ना? तो फोर्स को अप्लाई किसने किया? यहां पर फोर्स को इस पर्सन ने अप्लाई किया। किसी पर्सन ने इसको अप्लाई किया फोर्स को। तो फोर्स जब इस पर्सन ने अप्लाई किया, इसका मतलब ये पर्सन क्या है? एनर्जेटिक है, इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर ऐसी एनर्जी है कि वो इस ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूव कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक पर्सन। वैसे भी आपने देखा होगा, अगर कोई बॉडी स्लीपिंग कंडीशन में या आप सो रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि आप स्लीपिंग कंडीशन में है, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे कोई पर्सन डांस करता है, मूव करता है, वॉक करता है, रन करता है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक पर्सन। जो जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। जो जितना ज्यादा लेजी रहेगा या नॉन एक्टिव रहेगा, हम उसको उतना ही ज्यादा नॉन एनर्जेटिक पर्सन कहते हैं। ठीक है, यहां पर एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? एक्टिवनेस से है। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन एक्टिवनेस से है, और वो एक्टिवनेस कहां से आती है? इस फोर्स के कारण आती है। ठीक है, अब ये पर्सन एनर्जेटिक है, इसको एनर्जी कहां से मिली? फूड से मिली।
ऑब्वियसली जो भी हम डेली लाइफ में फूड इन करते हैं वही फूड हमें एनर्जी देता है। तो एनर्जी के लिए हमें जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहां पर जो फोर्स अप्लाई हुआ उसके लिए पर्सन का एनर्जेटिक होना आवश्यक है, वो कंपलसरी है। तो एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या हुआ, एनर्जी होगा तभी ये वर्क होगा, अगर एनर्जी नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कैपेसिटी टू डू वर्क या इसकी जो अदर डेफिनेशन है वो क्या होगा, एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क, स्टोर्ड वर्क। तो कहने का मतलब एनर्जी के डेफिनेशन में वर्क का होना कंपलसरी है, तो वही हमने यहां पर वर्क लिखा है। इसीलिए जो चैप्टर का नाम है वो पहले वर्क है फिर एनर्जी है, पहले एनर्जी उसके बाद वर्क नहीं रखा गया। ठीक है, क्योंकि वर्क के बाद ही एनर्जी होगी, वर्क का डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी से है। तो अब बात करते हैं यहां पर कि एनर्जी है इसका मतलब वर्क है, अगर वर्क नहीं है इसका मतलब एनर्जी नहीं है। इन शॉर्ट आपको याद रखना हो एग्जाम में तो शॉर्ट नोट्स के रूप में हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, एनर्जी की बात की हमने की, कैपेसिटी टू डू वर्क या यहां पर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, और इस वर्क की डेफिनेशन क्या हो गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वर्क के है। ठीक है, और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि अगर वर्क तभी होगा जब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तब तक वर्क परफॉर्म नहीं होगा। साइंटिफिक डेफिनेशन की हमने बात की थी। तो वर्क का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, डिस्प्लेसमेंट से है। ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है मतलब ऑब्जेक्ट में वर्क है, ऑब्जेक्ट में वर्क है मतलब ऑब्जेक्ट में एनर्जी है। बात समझ में आई, ऐसे आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है, वर्क है तो एनर्जी है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, और वर्क परफॉर्म नहीं हुआ तो एनर्जी वहां पर नहीं है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, या यही वर्क स्टोर्ड होता है तो स्टोर्ड वर्क इज नोन एज एनर्जी, या एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क, जो हमने यहां पर डेफिनेशन लिखी है। बात समझ में आ गई। तो देखिए फिजिक्स में ऐसा नहीं कि टोटली आपको समझना ही पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, समझकर याद करना पड़ेगा। तो ये समझकर आपने अगर ये शॉर्ट नोट्स तैयार किया तो आपको डेफिनेशन लिखने में बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद सेकंड क्या है, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा शेप चेंज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज। शेप चेंज या इसी को हम बोलते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट डेफिनेशन में हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया F, और ये ऑब्जेक्ट A से B की तरफ मूव हो गई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वर्टिकल वॉल की बात करें, आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वर्टिकल वॉल क्या है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है A, यहां से डिस्प्लेस नहीं होता। इसका मतलब डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहां पर कोई ना कोई तो चेंजिंग आई होगी, कोई ना कोई वहां पर चेंज आया होगा जो आप अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, वो आपको विजिबल नहीं है। लेकिन अगर इसी का कोई हम दूसरा उदाहरण लें, कोई सेकंड एग्जांपल ले, सपोज करिए हम किसी बैलून का एग्जांपल लेते हैं, या कोई सपोज करिए फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को आपने फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन आपने फिक्स कर दी, ये वर्टिकल वॉल पर फिक्स कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली भी आपने फिक्स कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली भी फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, ये बॉल इधर तो मूव हो नहीं सकती, नीचे मूव हो नहीं सकती, इसको आपने सपोज करिए यहां से भी फिक्स कर दिया। ठीक है, आपने इसको 1 2 3 लोकेशन से फिक्स कर दिया, ये लोकेशन आपका फ्री है, तो बॉल इधर ही मूव कर सकती है। अगर आपने यहां पर इसको टाइटली फिक्स कर दिया, मतलब यहां पर इसको कहीं से आपने इसको एडहेज कर दिया, चिपका दिया, मान लीजिए चिपका दिया, मतलब इस पोजीशन से ये डिस्प्लेस नहीं हो सकती। आपने इसकी पोजीशन A, पोजीशन B एंड इसकी पोजीशन C, A B C पोजीशन पर आपने इसको फिक्स कर दिया रिजिडली, अब ये मूव नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज करिए आप यहां पर हैं, आप यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से,
ठीक है, ये डायग्राम हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप यहां से हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉल इधर जा नहीं सकती, नीचे की तरफ जा नहीं सकती, अपवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जा सकती। तो लेकिन आप देखेंगे इसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है, कुछ इस तरह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। बॉल की ओरिजिनल शेप तो यहां पर थी, लेकिन इसकी जो शेप है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के कारण इसकी ज्योमेट्री इस तरह से हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल शेप। पहले ये जो है सर्कुलर था, पहले सर्कुलर था, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, एलिप्टिकल हो गया। एलिप्स, एलिप्स आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। एलिप्स कैसा होता है, ये सर्कल है, अगर कंप्लीट राउंड है तो ये सर्कल है, अगर कंप्लीट राउंड नहीं है, इस तरह से है या इस तरह से है या इस तरह से है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल शेप। तो यहां पर जो बॉल की शेप है वो कैसी हो गई, एलिप्टिकल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से देखिए, यहां पर थोड़ा आपको पॉइंट नोट करने वाली बात है। देखिए, हमने बात की कि एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, और वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हमने बात की कि एनर्जी जो है वो शेप चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्फिगुरेशन की, कॉन्फिगुरेशन। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में आपका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा। इसकी पोजीशन यहां भी फिक्स है, इसकी पोजीशन यहां भी फिक्स है, इसकी पोजीशन यहां भी फिक्स है। तो चेंज कहां पर हो रहा है, एनर्जी कहां गई, एनर्जी आपने अप्लाई की लेकिन वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुई, क्योंकि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, न तो एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते, सॉरी, एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। यहां से आपने एनर्जी अप्लाई की और ये एनर्जी इस बॉल का शेप चेंज करने में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर हुआ, एनर्जी कहां पर एब्जॉर्ब हुई, इस बॉल को एलिप्टिकल करने में। तो यहां पर बॉल का शेप चेंज हो गया, मतलब एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो गई, और बॉल का शेप चेंज हुआ तो आपका इक्वेशन नंबर 2 मैच करता है, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्फिगुरेशन। कॉन्फिगुरेशन का मतलब है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, कुछ भी हो। तो कॉन्फिगुरेशन यहां पर होगा तो एनर्जी, तब भी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब वहां पर वर्क है, और इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है। हम उस ऑब्जेक्ट को एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट या एनर्जेटिक पर्सन कहेंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसकी अदर डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप या कॉन्फिगुरेशन चेंज होती है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, फोर्स तो जरूरी है, फोर्स तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो तभी हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है। बात समझ में आ गई। तो एनर्जी को जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट से रिलेट किया जाए, एनर्जी को हम शेप चेंज या कॉन्फिगुरेशन चेंज से भी हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहां पर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एनर्जेटिक कब कहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट एनर्जेटिक है या नहीं है, ये आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर जो वर्क है, आपने वर्क परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से यहां तक चेंज हो गई, ये इसको यहां से यहां तक चेंज करने के लिए आपने कोई ना कोई वर्क किया, ये वर्क कहां पर गया, यहां पर जो आपने वर्क किया W, ये वर्क कहां पर गया, वो वर्क इस एनर्जी में एब्जॉर्ब हो गया। इसीलिए हमने बोला था एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क। डेफिनेशन पर आप ध्यान दीजिए, एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क। ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये आपको कैच करना है, बाकी चीजें तो आपको याद है। तो एनर्जी इज क्या है, स्टोर्ड वर्क, और वो वर्क आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ओके। इसकी यूनिट की बात करें, अच्छा वर्क तो आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या कॉन्फिगुरेशन चेंज होना चाहिए। अगर यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, हमने क्या बात की, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट को डी या एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। मतलब वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। और इस एक्सपेरिमेंट को, इस पूरे लॉजिक को जूल, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है, जूल ने इस एक्सपेरिमेंट को और इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो उनके ऑनर में इसको हम जूल कहते हैं। इसका मतलब कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको न्यूटन मीटर गिवन रहेगा। सपोज करिए 10 न्यूटन मीटर गिवन है, इसका मतलब आपको 10 जूल गिवन है, या 10 जूल गिवन है तो आपको समझना है कि 10 न्यूटन मीटर वहां पर गिवन है। तो एसआई यूनिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एसआई यूनिट पूछा जाएगा कि वर्क का क्या है, तो आपको बताना है जूल है या न्यूटन मीटर है। जो भी ऑप्शन में दिखेगा आपको वहां पर करेक्ट, वहां पर टिक करना है। अगर एनर्जी की यूनिट पूछी जाए फिर भी आपका जो आंसर होगा वही होगा। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि स्टोर्ड वर्क ही क्या है? एनर्जी। स्टोर्ड वर्क ही क्या है? एनर्जी है। इसलिए एनर्जी और वर्क इसकी यूनिट सेम होती है, और ये न्यूटन मीटर या जूल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर किलो जूल लिखा हो, अगर किलो जूल लिखा है इसका मतलब 10 टू द पावर 3 जूल। 1 किलो जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। अगर मेगा जूल वहां पर लिखा है तो 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है। तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, आपको किलो और मेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 और मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। ठीक है। इसके बाद टेरा भी आता है, गीगा भी आता है, तो ये कंटिन्यू में इस तरह मूव होते जाते हैं। सपोज करिए यहां पर गीगा जूल है, तो गीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9 जूल। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद ये तो हमने एनर्जी को डिफाइन कर दिया, एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अब बात करते हैं एनर्जी की टाइप्स क्या है, कितने टाइप की एनर्जी होती है। तो यहां पर टाइप ऑफ एनर्जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या बात की? ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव हो गया। ठीक है। हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके कारण है? मोशन के कारण है। अगर यहां पर मोशन नहीं होगा, अगर मोशन नहीं है, तो अगर यहां पर मोशन नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्या होगी? नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट में मोशन है, अगर ऑब्जेक्ट में मोशन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट में एनर्जी भी है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चैप्टर 8। तो मोशन क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या होगा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, पोजीशन की चेंज की बात की गई। अगर पोजीशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहां लिखा है हमने कि मोशन अगर है तभी एनर्जी, अगर मोशन नहीं तो एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मोशन के कारण एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद पोजीशन चेंज के बाद हमने बात की थी शेप चेंज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज, जहां पर हमने इस तरह से वर्टिकल वॉल लिया था। यहां पर कोई फुटबॉल है इस तरह से, इसको हमने हॉरिजॉन्टली भी फिक्स कर दिया, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हमने इसको फिक्स कर दिया। ये हैच लाइन का मतलब ये हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद यहां पर हमने देखा कि जब हम यहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं ये फोर्स इसकी शेप को चेंज कर देता है, इसको एलिप्टिकल कर देता है। तो यहां पर जो शेप चेंज या पोजीशन चेंज के कारण होगी, पोजीशन या एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकेंड टाइप की एनर्जी हमें यहां पर मिले। तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसको शॉर्ट में पीई से लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो टाइप ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन होना चाहिए, मोशन का मतलब चेंज इन
पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए। सेकंड क्या है, उसकी शेप चेंज या ज्योमेट्री चेंज या कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को हम ज्योमेट्री भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जियोमेट्री, जियोमेट्री चेंज भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज, शेप चेंज या ज्योमेट्री चेंज के कारण जो यहाँ पर एनर्जी होती है या जिस एनर्जी के कारण ये फिनोमिना होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। के इज काइनेटिक एंड ई फॉर एनर्जी। तो यहां पर सबसे पहले हम डायग्राम प्लॉट करें। यहां पर डायग्राम क्या होगा, सपोज करिए ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में है, या सपोज करिए कोई कार है मूव कर रही है, तो कार की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये कार है यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, रोड है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑलरेडी मूव कर रही है। आप किसी क्राउडेड एरिया में आते हैं, कार यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। कार की 3 सिचुएशन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। ए से चलना स्टार्ट होती है, बी पर आती है, उसके बाद कार सी पर जो है स्टॉप हो जाती है। ये कार यहां सी पर जो है स्टॉप हो जाती है। तो कार की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, ए से, इंटरमीडिएट पॉइंट इसका बी है, उसके बाद फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, सी है। तो ए से जर्नी स्टार्ट की, ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई मोशन होगा, कोई ना कोई इसमें वेलोसिटी होगी। अगर मोशन है तो वेलोसिटी होना है। अगर बी पर आती है, सपोज करिए यहां पर क्राउड है, किसी क्राउडेड एरिया पर आप आते हैं, क्राउडेड एरिया या क्राउडेड जोन, सपोज करिए आप मार्केट में पहुंच गए, आपको कार की स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो कार की स्पीड आपने स्लो की, मतलब यहां पर सपोज करिए वेलोसिटी 100 मीटर या 100 किलोमीटर पर आवर थी, यहां पर आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी, और जब यहां पर स्टॉप हो गई तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पर जो बी और सी, ये जो सिचुएशन है, बी और सी की सिचुएशन, इस सिचुएशन को हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। मतलब ऑलरेडी कार में कोई न कोई स्पीड है, और या ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कोई न कोई स्पीड है। यहां पर इसकी इनिशियल स्पीड हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, यू है। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जब कार यहां पर स्टॉप हो जाती है, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ये आलमीरा या रेफ्रिजरेटर या कोई बुक है या कोई टेबल है या सोफा सेट है, उसको आप पुश करते हैं पोजीशन नंबर बी से, और वो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो पोजीशन नंबर सी आती है, ठीक है। तो ये पोजीशन हमने यहां पर कंसीडर किया है। अगर आप चाहे तो इसको ए और सी इस पोजीशन से भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इस डेरिवेशन को, इस एक्सप्रेशन को ए और सी के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ है, 0 हम यहां पर एज्यूम नहीं कर रहे। अगर हमने यू लिखा है इसका मतलब कोई न कोई वैल्यू है, 50, 30, 10, लेकिन 0 नहीं है। लेकिन जैसे हम सी पर आते हैं, यहां पर स्टॉप हो जाती है, और उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि उसकी पोजीशन रेस्ट में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। यहां पर u वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, यहां पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कोई न कोई वेलोसिटी होगी। सपोज करिए यहां पर v है, हम 0 एज्यूम नहीं कर रहे, हम इन 2 सिचुएशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v फाइनल वेलोसिटी, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, s होगा। ओके, हमने क्या बात की, हम यहां पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वर्क होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा की हम बात नहीं कर रहे, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और हमें यह भी मालूम है काइनेटिक एनर्जी को अभी जस्ट पहले हमने बार बार चिल्लाते हुए बोला, क्या है, स्टोर्ड वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो गई, स्टोर्ड वर्क। एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क। याद कर लेना है इसको, क्योंकि इसके फार्मूले में बार बार देखिए एनर्जी में वर्क आता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। बार बार हम इसको इसीलिए प्रेशर देकर, फोर्स देकर बोल रहे हैं कि स्टोर्ड वर्क इज नोन एज एनर्जी। ये आपको सिंपल टर्म याद रखना है। अब क्या हुआ, स्टोर्ड वर्क इज एनर्जी,
इसका मतलब अगर हम वर्क कैलकुलेट कर ले तो वही एनर्जी हो गई। इसीलिए हमने यहाँ वर्क का फॉर्मूला लिखा और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और इसी को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक का मतलब मोशन, तो मोशन के कारण एनर्जी डेवलप हो रही है या मोशन के कारण वर्क स्टोर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा। अब क्या हुआ, सिंपल, ये हमें मालूम चल गया, इसको डिराइव करना है, बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन नंबर 1 ही आपको फाइनल इक्वेशन तक पहुंचाएगा। देखिए कैसे, यहां पर अगर हम फोर्स की वैल्यू रखें, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखें, तो हमारा एक्सप्रेशन फाइनल। तो फोर्स क्या होगा, सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स, हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स की फार्मूला को डिराइव किया था। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स का फार्मूला देता है। वो फार्मूला क्या है, F इक्वल टू ma, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फोर्स नहीं होगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, अगर फोर्स है तभी पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, तो फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने डिफाइन किया था। और जो सेकेंड फार्मूला था या सेकेंड सर आइजैक न्यूटन का नियम था वो क्या था, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये लीनियर ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स, मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। मास क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली कोई न कोई मास होगा, बिना मास के कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये पेन का कैप है, कोई न कोई मास होगा। आप इसको जो तराजू पर या बीम बैलेंस उसको बोलते हैं, उस पर आप इसको रख के वेट करें, कोई न कोई इसकी वैल्यू आएगी। आप इस पेन को, आप अपने बॉडी को, है ना, अगर ऑब्जेक्ट है मास होगा, अगर मास नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहां पर मास होगा। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन मतलब स्पीड अप या स्पीड डाउन। यहां पर हम बात करते हैं स्पीड अप या स्पीड डाउन। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड अप होगा। अगर हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, चैप्टर जो 8 मोशन है उसमें ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां पर हम इसको रिमाइंड कराते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो रिटार्डेशन, अगर स्पीड डाउन है मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन है, स्पीड अप है इसका मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। अगर स्पीड डाउन हो रही है इसका मतलब हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। शॉर्ट फॉर्म जैसा हम आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप नोट बना सकते हैं। रिटार्डेशन या इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन। क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। आपको भी इसी तरह नोट्स तैयार करना है। तो फोर्स में मास होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हुआ, ये सर आइजैक न्यूटन का सेकेंड लॉ था। उसके बाद न्यूटन का जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू यू प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन क्या था, S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड क्या था, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। हमें क्या फाइंड आउट करना है, S। यहां पर S दिख रहा है। यहां पर याद रखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने फ्रिक्शन लेस सरफेस एज्यूम किया। सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं, बहुत स्मूथ सरफेस है। और यहां पर टाइम को हमने नेग्लिजिबल एज्यूम किया। टाइम क्या है, नेग्लिजिबल। जब फ्रिक्शन है मतलब बहुत ही स्मूथ सरफेस है, तो हमने टाइम यहां पर बहुत ही, टाइम तो कंज्यूम होगा बट बहुत ही माइनर टाइम है, इसलिए हमने टाइम को भी यहां पर नेग्लेक्ट माना है। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास तो यही है। अब इस फार्मूले पर देखिए एस कहां पर आता है, इक्वेशन नंबर 1 में तो आता नहीं, ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में एस आता है और इक्वेशन नंबर 3 में भी आपको एस दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, टाइम हम नेग्लिजिबल एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब टाइम को हम नेग्लिजिबल एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा इक्वेशन देखना है जहां पर टाइम आए ही ना, क्योंकि टाइम आएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। बचा क्या, एक ही इक्वेशन तो बचा, इसी को अप्लाई करते हैं, एस को निकालते हैं, आपका फार्मूला तैयार हो गया। अगर इसको देखें, एस क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। यहां पर 2A। नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि एस तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में भी मिल रहा है, तो हम इस फार्मूले को क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम इसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका रीजन यहां पर यह है कि हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस एज्यूम किया। हमेशा देखिए साइंस में या मैथ में भी कुछ न कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं। एक्चुअल में फ्रिक्शनलेस सरफेस भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो प्योर स्मूथ हो, कुछ न कुछ वहां पर फ्रिक्शन होना ही होना है।
बट एक एजम्पशन है, इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा लिखते हैं एज्यूम। यहां भी ये हमारे एजम्पशंस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस एज्यूम किया, मतलब टाइम नेग्लिजिबल है। टाइम नेग्लिजिबल का मतलब आपने पुश किया तुरंत यहां पर पहुंच गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये यहां पर पहुंच गया। 1 सेकेंड का भी माइक्रो सेकेंड आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। जब इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है तो उस टाइम को हम यहां पर नेग्लेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए यूज नहीं करते, हम जो है इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर कोई पूछे तो आप ये एग्जांपल देना है आपको। अब क्या हुआ, ये फार्मूला हमें मालूम चल गया, यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मास एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाई v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, a से a कैंसिल आउट, एक्सीलरेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है इसका मतलब कोई ना कोई तो एक्सीलरेशन होगा, विदाउट एक्सीलरेशन तो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकती। ओके, यहां पर क्या हो गया, मास v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो गई और यही आपका फाइनल फार्मूला भी है। बट इसको हमें डेकोरेट करना है। कैसे डेकोरेट करेंगे, देखिए हम इसको मास को मल्टीप्लाई करें तो मास v² माइनस मास u² डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको भी सेपरेट आउट करें तो 1/2 मास v² माइनस 1/2 मास u², और यही आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 पहले से था, यहां पर 2 हो गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो मास होना चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट में मास है और वेलोसिटी है तभी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में मास होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी है मास नहीं है, या मास है वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी में मास होना चाहिए, या इसी को हम कह सकते हैं मास इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मास इन मोशन। ठीक है, और यही क्या होता है, वर्क डन। और ये वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, हमने बात की थी ये बॉल है, हमने फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप चेंज हो गया, तो वर्क डन कहां पर हुआ है, इस एरिया में, इस जोन में हमने वर्क डन किया। तो जो स्टोर्ड वर्क है ये क्या हो गया हमारा, स्टोर्ड वर्क। इस तरह से हमने बॉल को फिक्स किया था, यहां पे फिक्स किया था, यहां पर फिक्स किया था और यहां पर फिक्स किया था। ये जो वर्क है वो क्या हो गया, स्टोर्ड वर्क। और स्टोर्ड वर्क ही क्या होती है, एनर्जी। बार बार हम इसीलिए करें ताकि आपको याद हो जाए, ये चीजें याद अभी करनी है, बाद में आपको याद नहीं करना। तो स्टोर्ड वर्क, अब स्टोर्ड वर्क कहां गया, यही तो स्टोर्ड वर्क है। स्टोर्ड वर्क अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोर्ड वर्क गया कहां, वो वर्क कंज्यूम कहां पर हुआ, तो आपको बताना है कि वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हुआ। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में वर्क जो है कंज्यूम हो गया, और वही हो गया एनर्जी। तो हम यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी या वर्क इज स्टोर्ड वर्क। स्टोर्ड वर्क की बात की थी, यहां पर स्टोर्ड वर्क क्या हो गया, स्टोर्ड वर्क इज काइनेटिक एनर्जी चेंज। स्टोर्ड वर्क क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपका फार्मूला यही है, यही फार्मूला यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करिए हमने क्या बात की थी, ऑब्जेक्ट की u भी है और ऑब्जेक्ट में v भी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अगर हमने u को 0 कर दिया, अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये पेन है, अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो जब स्टार्टिंग कंडीशन थी तो रेस्ट की कंडीशन में थी, और उस समय क्या है, u 0 है। तो ये सिचुएशन अगर हम ले, फर्स्ट सिचुएशन नंबर 1, इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, तो क्या होगा, यहां पर आप 0 रखेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ mv², तो w क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, नॉर्मली जो है ये फार्मूला सबको याद होता है, ये फार्मूला नहीं याद होता। और जो एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, यहां से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये फार्मूला सबको याद होगा, हाफ mv², ये सबको याद होगा, बट ये जनरेट कहां से हुआ, यहां से हुआ। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये याद नहीं रखना, ये याद रखेंगे ऑटोमेटिकली ये चीजें डिराइव हो जाएंगी। ओके, यहां पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर मास कांस्टेंट है
तो वर्क या काइनेटिक एनर्जी, वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को हम और ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट एनालिसिस हमारी ये हो गई। सेकंड एनालिसिस क्या होगी, देखिए मास और वेलोसिटी टू फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो पहले हमने मास को कांस्टेंट किया, अब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, मास पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमने कार की स्पीड डबल कर दी, कार की स्पीड, इस इक्वेशन को देखिए, अगर हमने सपोज करिए v जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी, अगर हमने इसकी जो स्पीड है v1 से v2 कर दी और ये डबल कर दिया, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो आपको जब हम इसको डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली डबल हो जाएगी। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम क्या सपोज करते हैं, 1। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर हम यहां पर 2 काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या होगा, 2 होगा और इसका स्क्वायर होगा। ब्रैकेट के बाहर हमें स्क्वायर लिखना है, कभी भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट के अंदर v लिखिए, 1 2 3 हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्क्वायर जो है ब्रैकेट के बाहर रखना है। नेक्स्ट, अगर हमने यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, अगर हमने यहां पर 4 काइनेटिक एनर्जी रखा तो ये क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर काइनेटिक एनर्जी को 4 कर दिया हमने, तो काइनेटिक 4 टाइम्स किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी को हमने 4 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा हम वेलोसिटी करेंगे, वेलोसिटी कार की जितनी ज्यादा होगी, कार की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मूव करते हुए आ रही है, उसकी स्पीड स्लो है, तो आपने देखा होगा इंजरी कम होती है। जब एक्सीडेंट होता है तो कम चोट लगती है, कम इंजरी लगती है। लेकिन अगर कोई हाई स्पीड से या हाई वेलोसिटी से व्हीकल मूव करता है और उसका एक्सीडेंट होता है तो वहां पर इंजरी बहुत ज्यादा होती है, इवन पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए देखा होगा आपने स्लो ड्राइव या ड्राइव स्लो लिखा रहता है जब आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो उसका कारण यही है। और इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो हाफ mv स्क्वायर है, उसके जो 2 ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आपको याद होने चाहिए और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से डिराइव करना है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक के बाद पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसका भी एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके भी फार्मूले देखेंगे, उसके भी प्रैक्टिकल या डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।